26 जनवरी 2001 गणतंत्र दिवस के दिन गुजरात के कच्छ रीजन में 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। 15,000 लोग मर जाते हैं। रीजन के लगभग 70% घर तबाह। ये कैटास्ट्रोफी जल्दी एक रिस्पॉन्स डिमांड कर रहा है, लेकिन जो मिलता है वो है केशुभाई पटेल, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जो हर अकाउंट के हिसाब से सिचुएशन से पूरी तरह घबराए दिखते हैं। उनका रिस्पॉन्स स्लो और डिसऑर्गेनाइज रहता है। धीरे धीरे एक परसेप्शन बनने लगता है बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर, दिल्ली के अंदर कि गुजरात को एक अलग टाइप का लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर जो क्राइसिस को कंट्रोल कर सके। और ये कंक्लूजन अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी के लेवल तक पुश किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी को उन्हीं की पार्टी ने 1995 में गुजरात से निकाल दिया था। क्यों? फैक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ाने के लिए। जनरल सेक्रेटरी का टाइटल देकर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। वास्तव में साइडलाइन। ज्यादातर पॉलिटिशियंस के लिए यही स्टोरी खत्म हो जाती, मगर मोदी ने इसे एक मास्टर क्लास बना दिया। दिल्ली में 6 साल उन्होंने खुद को उस आदमी के लिए इंडिस्पेंसिबल बना दिया जो सबसे ज्यादा मैटर करता था, एलके अडवाणी। अडवाणी की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर इंच मोदी ने याद कर लिया था। एक यंग एमएलए अमित शाह के साथ उन्होंने अडवाणी को 1998 और 1999 दोनों इलेक्शन में जीत दिलवाई। लेकिन जो चीज मोदी को बाकी एम्बिशियस पॉलिटिशियन से अलग बनाती थी वो ये थी कि एलाइज बनाते वक्त मोदी एनिमीज नहीं बनाते थे। उन्होंने अरुण जेटली के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, मुरली मनोहर जोशी के साथ ट्रस्ट मेंटेन किया। वो सबके दोस्त थे और इस सबके बीच अमित शाह के जरिए उनकी पकड़ गुजरात में बनी रही, क्योंकि 1997 में एमएलए बनने के बाद गुजरात में शाह उनकी आंख और कान थे। मोदी स्टेट और नेशनल इलेक्शंस दोनों के कैंडिडेट सिलेक्शन तक में इन्वॉल्व थे। और यही सब नरेंद्र मोदी उस रूम में लेकर आए जब अक्टूबर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बुलाया। लेकिन वाजपेयी के मीटिंग से पहले एक और चीज हुई जिसकी वजह से डिसीजन की अर्जेंसी बढ़ गई। गुजरात में 2 बाय इलेक्शंस हुए, बीजेपी दोनों हार गई। लेकिन एक रिजल्ट साबरमती असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टी लीडरशिप के लिए शॉक था। बीजेपी वहां 18,000 वोट से हार गई। सिर्फ 2 साल पहले एलके अडवाणी ने उसी एरिया में अपनी लोकसभा सीट 47,000 वोट से जीती थी, यानी 2 साल में 65,000 वोट का स्विंग। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अडवाणी हिल गए। कुछ ही दिनों में मीटिंग शुरू हो गई। टॉपिक एक ही था, केशुभाई पटेल को कौन रिप्लेस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग अडवाणी के घर पर हुई, 3 घंटे तक। बाद में एक सीनियर आरएसएस लीडर ने कहा कि डिसीजन अडवाणी जी ने लिया और वाजपेयी जी ने अग्री किया। ये कहानी का वो हिस्सा है जो अक्सर मिस हो जाता है। मोदी वाजपेयी की चॉइस नहीं थे, वो अडवाणी की चॉइस थे। और रीजन सिंपल था, नरेंद्र मोदी उस वक्त एक बैकरूम स्ट्रेटजिस्ट थे जिनका कोई मास बेस नहीं था। अडवाणी का कैलकुलेशन ये था कि वो मोदी को कंट्रोल कर पाएंगे। एक लॉयलिस्ट भेजो, ऐसा आदमी जो पार्टी को सब कुछ वो करता हो, जिसका खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ना हो, कोई इंडिपेंडेंट पावर बेस ना हो। पेपर पर यह प्लान सेंसिबल था। मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए बुलाया जाता है। वाजपेयी पहले मजाक के साथ कहते हैं मोदी ने वेट बढ़ा लिया है दिल्ली के पंजाबी खाने की वजह से। फिर वो प्रपोजल रखते हैं। मोदी ने खुद कहा कि उन्होंने पहले मना कर दिया। अगले दिन उनकी मीटिंग अडवाणी से हुई और अडवाणी काफी गुस्से में थे, जिसके बाद मोदी हाँ कह देते हैं। 6 दिन बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के 14 चीफ मिनिस्टर की शपथ लेते हैं। 50,000 लोग, लाइव इंटरनेट ब्रॉडकास्ट, न्यूज़पेपर ने उस वक्त का सबसे ग्रैंड सीएमओ सेरेमनी कहा। यह पहला सिग्नल था, ये आदमी चीजें अलग तरीके से करेगा, बहुत अलग। नरेंद्र मोदी ने अभी पद संभाला भी नहीं था कि वो मोमेंट आ गया जो सब कुछ डिफाइन करेगा। 26 फरवरी 2002, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कहा अयोध्या के डिस्प्यूटेड एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगा। वीएचपी के प्रेशर का ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स था। और उसी दिन अयोध्या से कुछ वीएचपी एक्टिविस्ट जो राम मंदिर के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर गए थे, साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में बैठकर गुजरात वापस निकल पड़ते हैं। अगली सुबह 27 फरवरी ट्रेन गोधरा स्टेशन पर रुकती है, अहमदाबाद से 127 किलोमीटर दूर। सुबह 7:43 को एक झगड़ा होता है लोकल मुस्लिम्स और ट्रेन में बैठे एक्टिविस्ट के बीच में। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलती है और 3 मिनट बाद रुक जाती है। बाहर लगभग 500 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी होती है और फिर कोच में आग लग जाती है। 59 लोग जलकर मर जाते हैं। बाद में गवर्नमेंट इंक्वायरीज ऑफ कोर्ट्स ये कंक्लूड करते हैं कि ट्रेन जलाने की साजिश रात को ही प्लान हुई थी। लेकिन उस वक्त जो मैटर करता था वो ये नहीं था कि क्या हुआ, वो ये था कि आगे क्या होने वाला है। मोदी को लगभग 1 घंटे बाद इन्फॉर्म किया गया। वो हेलीकॉप्टर से गोधरा जले हुए कोच को इंस्पेक्ट करने पहुंचे। फैमिलीज भी वहां पहुंची, लेकिन बॉडीज फैमिलीज को नहीं दी गई, उन्हें वीएचपी को दिया गया, जिन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन इन बॉडीज को पूरे स्टेट में ले जाया जाएगा। उस रात मोदी गांधीनगर लौटकर अपने सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग बुलाते हैं। वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने 28 फरवरी के लिए बंद कॉल किया। पुलिस ने इसे प्रैक्टिकली ऑफिशियल ही ट्रीट कर दिया। अगली सुबह वीएचपी के यूथ
मुस्लिम्स ओन शॉप की लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के हिसाब से पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया, हम देखते रहे क्योंकि हम खुद गुस्से में थे, उन्होंने कहा। जो हुआ वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे वर्स्ट कम्युनल वायलेंस एपिसोड्स में से एक था। दंगा 51 टाउन्स और 993 गांव तक फैल गया। अंत में 1272 लोग मर चुके थे, 790 मुस्लिम्स, 254 हिंदूज और 228 लोग मिसिंग, जिनको बाद में डेड डिक्लेयर कर दिया गया। लगभग 1 लाख मुस्लिम्स और 40,000 हिंदूज अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी में जब वायलेंस एहसान जाफरी के घर तक पहुंची, एरिया के मुस्लिम्स वहां शेल्टर लेने लगे। जाफरी ने हर अथॉरिटी को मदद के लिए कॉल किया, मदद नहीं आई। मॉब अंदर घुस गई और जाफरी खुद बाहर निकले उनका सामना करने, मगर उन्हें जिंदा जला दिया गया। उनके बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बचा। जब एलके अडवाणी ने ये सुना, उन्होंने अपने एड से कहा, मैं हिंदू तालिबान नहीं चाहता। लेकिन तब तक वायलेंस का मशीनरी चल चुका था। एहसान जाफरी की हत्या ने दिल्ली को उस तरह हिला दिया जैसे पूरी राइट्स नहीं कर पाई, क्योंकि वो उनमें से एक थे, एक पार्लियामेंटेरियन, एक नोन फेस। और फिर हर डायरेक्शन से एक ही डिमांड आई, नरेंद्र मोदी को हटाओ। ऑपोजिशन यूनाइटेड था, इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया यूनानिमस था, इंटरनेशनल प्रेस का दबाव था, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के अपने कोalition एलाइज टीडीपी और जयललिता ने थ्रेटन किया कि अगर मोदी नहीं हटाए गए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट गिरा देंगे। वाजपेयी वाकई हिल चुके थे। मार्च 2002 के दौरान वो पार्लियामेंट के फ्रंट बेंचेस पर बैठे रहे, जब एक के बाद एक स्पीकर्स उन पर अटैक करते रहे। उनकी सेक्युलर इमेज जो उन्होंने सालों भर बिल्ड की थी, पब्लिकली डिसमेंटल हो रही थी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी पर इनएक्शन का आरोप लगाया। ऑपोजिशन ने इसे प्रूफ बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर मर्डर कवर अप कर रहे हैं, और कई अकाउंट्स के मुताबिक वाजपेयी ने रिजाइन करने तक का सोचा। एक समय ऐसा आया जब उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्रमोद महाजन ने विदेश मंत्री जसवंत सिंह को बुलाया। जब जसवंत सिंह वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री अपनी इस्तीफा को अपने हाथ से लिख रहे थे। जसवंत सिंह ने उनका हाथ पकड़ा और किसी तरह उन्हें मना लिया। वाजपेयी रुक गए, लेकिन रुकने का मतलब था मोदी के ऊपर फैसला लेना, और वो डिसीजन एक 50 साल पुरानी साझेदारी को तोड़ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी 50 साल से पॉलिटिकल पार्टनर्स थे, एक पार्लियामेंटेरियन, एक पार्टी मैन। उनकी जुगलबंदी एक पूरे जनरेशन के लिए बीजेपी को डिफाइन करती थी, और अब नरेंद्र मोदी उन्हें अलग कर रहे थे। अडवाणी का रुख बदल चुका था। हिंसा पर उनकी पहली प्रतिक्रिया वाजपेयी जैसी ही थी, शॉक और हॉरर। लेकिन दंगों के एक हफ्ते के भीतर कुछ बदल गया। अडवाणी ने मोदी को पब्लिकली डिफेंड करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि कम्युनल वायलेंस 72 घंटे में कंट्रोल हो गई थी, पिछले 50 सालों में सबसे फास्ट रिस्पॉन्स। मगर बाद में अडवाणी के एक रिश्तेदार ने इसका एक सीधा सा कारण बताया। उन्होंने कहा, हम गुजरात हार रहे थे, हमें वहां जीत चाहिए थी। दूसरी तरफ वाजपेयी पर एक बिल्कुल अलग दर्शक का असर था, पार्लियामेंट। 11 बार रहे संसद, जिन्होंने 35 साल उस संस्था में अपनी पहचान बनाई थी, और संसद मोदी का इस्तीफा मांग रहा था। 4 अप्रैल 2002 वाजपेयी गुजरात जाते हैं। उन्होंने अडवाणी को साथ नहीं बुलाया। दिल्ली में मैसेज क्लियर था, वाजपेयी स्टेज सेट कर रहे हैं मोदी को हटाने के लिए। वो अहमदाबाद के शाह आलम रेफ्यूजी कैंप जाते हैं। 9000 डिस्प्लेस मुस्लिम जो वो देखते हैं उन्हें विजिबली शेक कर देता है। वाजपेयी एक अनाथ बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं। तभी एक यंग आदमी मोदी की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, ये किलर है। जब उनका कॉन्वॉय वहां से निकलता है, मोदी के खिलाफ स्लोगन सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उसी कॉन्वॉय में बैठे अरुण जेटली कुछ और सुनते हैं। ड्राइवर कहता है विंडो नीचे करो, और आवाज आती है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जब वाजपेयी एक टूटे हुए माइनॉरिटी को देख रहे थे, उनका कैबिनेट एकजुट होती हुई मेजॉरिटी को देख रहा था। एयरपोर्ट पर मोदी उनके साथ खड़े थे। एक जर्नलिस्ट पूछता है, चीफ मिनिस्टर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वाजपेयी कहते हैं, मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। मोदी साइड में देखते हैं, हम भी वही कर रहे हैं साहब। वो कहते हैं। वाजपेयी फिर रुकते हैं और फिर कहते हैं, मुझे भरोसा है कि नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली वापस आते हैं, अभी भी मोदी को हटाना चाहते हुए, लेकिन फाइनल स्टेप लेने में रुक गए। कुछ ही दिन बाद वो सिंगापुर और कैम्बोडिया के टूर पर निकल गए। फ्लाइट में अरुण शौरी ने सीधा एडवाइस दिया, सिंगापुर से एलके अडवाणी को कॉल करके मोदी को रिजाइन करवा ले। वाजपेयी ने वो कॉल कभी किया ही नहीं। एक डिप्लोमेट ने बाद में समझाया उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि वाजपेयी डर रहे थे कि उन्हें नो सुनना पड़ेगा। 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, कोalition पॉलिटिक्स के मास्टर, फिर भी अडवाणी को कॉल नहीं कर पाए, क्योंकि वो जानते थे अडवाणी मना कर देंगे, और अगर अडवाणी ने मना कर दिया तो उनके बीच कुछ नहीं बचेगा। दिल्ली लौटते वक्त फ्लाइट में ही फैसला हो गया, वाजपेयी की राय अडवाणी तक पहुंचा दी जाएगी और गोवा में होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव फाइनल मूवमेंट बनेगा। गोवा की फ्लाइट में अडवाणी और वाजपेयी साथ थे। छोटा एयरक्राफ्ट, हर पेपर एक ही स्टोरी चला रहा था। वाजपेयी ने डिसाइड कर लिया है मोदी को रिप्लेस किया जाएगा। वाजपेयी ने एक हिंदी न्यूज़पेपर उठा लिया और अपने आप को उसमें छुपा लिया।
अडवाणी ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लिया। फिर अरुण शौरी वाजपेयी के हाथ से न्यूज़पेपर लेते हैं और अडवाणी से बात करने को कहते हैं। और फिर वाजपेयी आखिरकार बोलते हैं। वो कहते हैं मोदी को कम से कम रिजाइन करने का ऑफर करना चाहिए था। अडवाणी सावधानी से रिप्लाई करते हैं और कहते हैं उनका रिजाइन करना सिचुएशन इंप्रूव नहीं करेगा, पार्टी भी शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी। फ्लाइट लैंड होती है एक अग्रीमेंट के साथ, वाजपेयी की बात मानी जाएगी और अडवाणी मोदी का इस्तीफा कैसे लिया जाएगा इसकी फॉर्मेलिटीज को रेडी करेंगे। 12 अप्रैल 2002 मैरियट होटल गोवा। लगभग 250 नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एक हॉल में बैठे हुए हैं। स्टेज पर 3 लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी और पार्टी प्रेसिडेंट जनक कृष्णमूर्ति। ऑडियंस के बीच नरेंद्र मोदी। प्लान ये था कि राइट्स पर डिस्कशन अगले दिन होगा, लेकिन प्रेसिडेंट का स्पीच खत्म होते ही मोदी खड़े हो जाते हैं। वो अपने एक्शंस का एक लंबा डिफेंस देते हैं और फिर वो लाइन बोलते हैं जिसका वाजपेयी इंतजार कर रहे थे, मैं चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करता हूँ। यहाँ तक वाजपेयी का स्क्रिप्ट, मगर फिर रूम फट पड़ता है। हर तरफ से आवाज, स्पीकर एक के बाद एक खड़े होने लगते हैं मोदी के सपोर्ट में। मोदी के स्लोगन्स हॉल में गूंजने लगते हैं। स्टेज पर वाजपेयी, एक आदमी जो अपने ही प्लान को रियल टाइम में कोलैप्स होते देख रहा था। मगर ऑडियंस में बैठे यशवंत सिन्हा को कोई डाउट नहीं था कि उन्होंने अभी क्या देखा, क्योंकि ये सब अचानक नहीं था मगर प्लान था। रूम में सब पहले से ही जानते थे मोदी रिजाइन ऑफर करेंगे, क्राउड अपोज करेगा और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। अडवाणी ने यह प्लान अरुण जेटली और वेंकैया नायडू के साथ मिलकर बनाया था। फाइनल रेजोल्यूशन पास होता है, मोदी का रेजिग्नेशन रिजेक्ट और गुजरात में तुरंत फ्रेश इलेक्शंस के लिए उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। जिस आदमी को हटाने के लिए वाजपेयी गोवा गए थे, वो गोवा से लौटते वक्त पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। दिसंबर 2002 के गुजरात इलेक्शंस इंडियन हिस्ट्री के किसी भी इलेक्शन जैसे नहीं थे। नरेंद्र मोदी का कैंपेन एक क्लियर फाउंडेशन पर बना था, हिंदू आइडेंटिटी, मुस्लिम थ्रेट और गोधरा की मेमोरी। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस को मुस्लिम लीग के रूप में पेश किया गया। मोदी रैलीज में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ पर ऐसी लैंग्वेजेस यूज कर रहे थे कि उनकी अपनी पार्टी के लोग हैरान रह गए थे। लेकिन कैंपेन सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं था, क्योंकि मोदी ने कास्ट को एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। चाय बेचने वाले के बेटे, मोद गांची कास्ट से आने वाले मोदी कास्ट की साइकोलॉजी बीजेपी के सीनियर लीडरशिप से ज्यादा समझते थे। उन्होंने दलित, ट्राइबल और बैकवर्ड कास्ट को अपने साथ जोड़ा और स्टेट लेवल पर एक पैन हिंदू यूनिटी प्रोजेक्ट किया। कैंपेन के फाइनल फेज में LK अडवाणी की रैलीज पतली भीड़, मुरली मनोहर जोशी की रैली लो टर्नआउट के डर से कैंसिल, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी की रैलीज इवनिंग स्लॉट में शिफ्ट करनी पड़ी। क्राउड्स कहाँ थे? मोदी के पास। और उन रैलीज को प्लान करने में एक आदमी हर जगह था, 48 साल का MLA अमित शाह, शुरू से मोदी के साथ। और फिर 12 दिसंबर 2002 को वोटिंग डे, 3 करोड़ से भी ज्यादा गुजराती वोट देने आते हैं। 2 दिन बाद जब वोट्स काउंट हुए, नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने 182 में से 127 सीट्स जीत ली। गुजरात में बीजेपी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेजॉरिटी। रिजल्ट की डेमोग्राफिक्स और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग थी और यही बात बाद में टेम्पलेट बनने वाली थी, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदूज ने मोदी को वोट किया। जितना ज्यादा रिलीजियस वोटर उतना ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट। और डेटा ने एक और अनकंफर्टेबल चीज दिखाई, बीजेपी की सबसे बड़ी जीत उन एरियाज में आई जहां राइट्स के दौरान सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ था। ये रिजल्ट सिर्फ मोदी को बचाता नहीं मगर एक नया मॉडल क्रिएट करता है, एक ऐसा मॉडल जिसे बीजेपी बाद में पूरे देश में रेप्लिकेट करेगी। जहां वाजपेयी और LK अडवाणी धर्म के मुद्दों पर इशारों में बात करते थे ताकि कोर वोटर्स भी आए और मॉडरेट हिंदूज भी एलिनेट ना हो, मोदी ने इलेक्शन को ओपनली मुस्लिम और पाकिस्तान के अराउंड फ्रेम कर दिया। जहां पुराने नेतृत्व कास्ट को इग्नोर करते थे, मोदी ने उसे बूथ लेवल तक इस्तेमाल किया और स्टेट लेवल पर हिंदू यूनिटी प्रोजेक्ट की। और जहां वाजपेयी अडवाणी मॉडल टीम वर्क पर बेस्ड था, मोदी ने इलेक्शन को अकेले अपने बारे में बनाया था। 50 साल से जो लॉजिक बीजेपी को चला रहा था कि मॉडरेट और हार्ड लाइनर्स दोनों चाहिए होते हैं, कि आइडियोलॉजी को डाइल्यूट करना पड़ता है जीतने के लिए, वो लॉजिक गुजरात 2002 में पब्लिकली टूट गई। दिसंबर 2002 के इलेक्शंस अटल बिहारी वाजपेयी और LK अडवाणी के एंडिंग रिलेशनशिप दर्शाते हैं। कोई ड्रामेटिक ब्रेक के साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो पार्टी जो उन्होंने 50 साल में मिलकर बनाई थी, एक नए सेंटर के अराउंड रीऑर्गेनाइज होने लगी। एक आदमी जो गुजरात 2001 में वर्चुअली कोई नहीं था, गुजरात के वोटर्स के पास गया और अपनी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई। ये थी कहानी नरेंद्र मोदी की और कैसे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। और गुजरात वो तो सिर्फ शुरुआत था।